नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का। हैदराबाद को अभी भी निजामों का शहर कहा जाता है, जबकि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हैदराबाद के निजाम अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। वो तो सरदार पटेल की ताकत थी कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। बीजेपी अब इसी हैदराबाद की पहचान बदलने को लेकर अपनी राजनीति को धार देने में जुट गई है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस बार हैदराबाद में हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से बीजेपी ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का दांव आगे बढ़ा दिया। इसीलिए आज सवाल पब्लिक का है कि क्या भाग्यनगर से दक्षिण में बीजेपी का भाग्य चमकेगा? और बात सिर्फ हैदराबाद की नहीं, पहले ही इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद का नाम अयोध्या और औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया जा चुका है। अब यूपी के आजमगढ़ को आर्यमगढ़ करने की मुहिम शुरू करने का ऐलान भी किया जा चुका है। तो क्या नाम बदलकर नया इतिहास लिखने की तैयारी है और क्या गुलामी की पहचान खत्म करके अपने गौरव पर अभिमान करने का वक्त है? आज सवाल पब्लिक का इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। तो हैदराबाद या भाग्यनगर, ये बहस लंबी है और इसे समझने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। लेकिन आज मैं इतिहास के कम राजनीति के पन्ने ज्यादा पलटने वाली हूं। तेलंगाना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मोदी ने भाग्यनगर का जिक्र किया। वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किस तरह अपनी बातों को रखा। उन्होंने एक प्रकार से हम लोग को सेंटिमेंटल किया कि हैदराबाद भावनगर है सिग्निफिकेंस फॉर ऑल ऑफ अस। हैदराबाद में सरदार पटेल ने एक भारत की नींव रखी थी जिसको तोड़ने का बहुत प्रयास होता था। अब बीजेपी के कंधों पर एक भारत से श्रेष्ठ भारत की यात्रा को पूरा करने का दायित्व है। हैदराबाद में ही बीजेपी ने एक रैली की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद और भाग्यनगर को लेकर इस दौरान क्या कहा, यह भी आपको सुनना चाहिए। सरदार पटेल न होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। जब तेलंगाना राज्य का आंदोलन चलता था, केसीआर कहते थे कि हम हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे। बताइए भाग्यनगर वालों, हैदराबाद विमोचन दिन केसीआर ने मनाया है क्या? जोर से बोलो, मनाया है क्या? केसीआर जरा बताओ क्यों नहीं बनाया है? भाग्यनगर का ये दांव बीजेपी के लिए राजनीति के लिहाज से बेहद अहम। बीजेपी 8 साल से देश की सत्ता पर काबिज है, लेकिन इसके बावजूद दक्षिण में कर्नाटक और पुडुचेरी को छोड़कर बीजेपी एक कमजोर पार्टी साबित हुई है। लेकिन अब तेलंगाना से बीजेपी को उम्मीद नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी का खाता नहीं खुला। केरल में 20 सीटें हैं, बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, बीजेपी का खाता यहां भी नहीं खुला। कर्नाटक में 28 सीटें हैं और यहां बीजेपी के पास 25 सीटें हैं। पुडुचेरी की अकेली सीट बीजेपी के पास है और तेलंगाना की 17 सीटों में से 4 बीजेपी के पास है। 2020 में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गजों ने इस दौरान चुनाव प्रचार भी किया और तभी से हैदराबाद को भाग्यनगर करने का मुद्दा पार्टी की तरफ से उछाला जा रहा है। तो हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने का बीजेपी का दांव वहां के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर को सीधी चुनौती है। केसीआर ने मोदी विरोध का मोर्चा किस तरह खोला, 2 तस्वीरें इसकी भी गवाही देती हैं। पिछले हफ्ते जब प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना पहुंचे तो केसीआर सरकार का सिर्फ एक मंत्री उन्हें लेने एयरपोर्ट पर आया, जबकि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को रिसीव करने खुद केसीआर और उनका मंत्रिमंडल एयरपोर्ट पहुंचा। उधर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने के मुद्दे पर टीआरएस के अध्यक्ष और मंत्री केटीआर ने यह कहकर पलटवार किया कि आप पहले अहमदाबाद का नाम अडानीबाद क्यों नहीं करते। तो शहरों या सड़कों के नाम बदलने की राजनीति सिर्फ हैदराबाद को लेकर नहीं। पिछले हफ्ते उद्धव सरकार ने जाते जाते अपनी कैबिनेट के आखिरी फैसले में 2 शहरों के नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया गया, उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया। इस फैसले से उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की राजनीति को धार दी। लेकिन कैबिनेट फैसले में शामिल रही कांग्रेस पार्टी के विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा।
उधर हाल ही में लोकसभा उपचुनाव में खुद योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने के नाम पर वोट मांगा और वहां बीजेपी ने जीत भी हासिल की। योगी सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हुआ, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया, मुगल सराय रेलवे जंक्शन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। हालांकि नाम बदलने की यह परंपरा बीजेपी ने शुरू की हो ऐसा भी नहीं है। बीजेपी राज से पहले ही बड़ौदा का नाम बदलकर वडोदरा हुआ, पौंडीचेरी को बदलकर पुडुचेरी, त्रिवेंद्रम को तिरुवनंतपुरम, बैंगलोर को बेंगलुरु, मद्रास को चेन्नई, बॉम्बे को मुंबई और कलकत्ता को कोलकाता बनाया जा चुका है। बीजेपी ने जगहों के नाम बदलने की परंपरा भले ही शुरू ना की हो, लेकिन उसके विरोधी इसे लेकर पार्टी पर बंटवारे की राजनीति का ध्रुवीकरण का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि जब बीजेपी पर यह आरोप लगता है तो एक आंकड़ा भी आपको आज देखना चाहिए। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में पहले 6 मुगल शासकों के नाम पर 700 से ज्यादा जगहों के नाम हैं। अकबर के नाम पर 251, औरंगजेब के नाम पर 177, जहांगीर के नाम पर 141, शाहजहां के नाम पर 63, बाबर के नाम पर 61 और हुमायूं के नाम पर 11 जगहों के नाम हैं। तो सवाल पब्लिक का आज जिन सवालों के इर्द गिर्द होगी पूरी चर्चा। पहला बड़ा सवाल, क्या भाग्यनगर, आर्यमगढ़, संभाजी नगर ये नाम न्यू इंडिया की पहचान बनेंगे? दूसरा बड़ा सवाल, नाम बदलना गुलामी की पहचान मिटाना है या फिर अपने असली इतिहास पर अभिमान करना है? और तीसरा सवाल, क्या हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने का दाव बीजेपी का दक्षिण कार्ड है? तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से शुभ्रांश राय हमारे साथ हैं, किशोर तिवारी जी शिवसेना से हमारे साथ हैं, आशुतोष वर्मा जी जुड़ गए हैं आशुतोष जी समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ टीआरएस से भानु प्रसाद जी जुड़ेंगे और स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत यहां पर शहजाद पूनावाला आपके साथ ही करना चाहूंगी। अक्सर आप डिबेट्स में एक फ्रेज का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, संयोग या प्रयोग। तो भाग्यनगर जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है, ये एक संयोग है या दक्षिण की राजनीति के लिए बीजेपी का बड़ा प्रयोग है? दरअसल मीनाक्षी जी, जिस मीटिंग की आप बात कर रही हैं उस मीटिंग में मैं खुद मौजूद था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संयोग नहीं, ये प्रयोग नहीं, ये उपयोग है तेलुगु बोलने वाले लोगों का जो भाग्यनगर ही बुलाते हैं। ये अगर आप देखें तो फैजी के पत्र अकबर को लिखे हुए, फरिश्ता के इतिहास के डॉक्यूमेंट्स हो या ग्रिबल के आधुनिक इतिहासकार है उसके डॉक्यूमेंट्स हो, इस जगह को भाग्यनगर ही कहा जाता है और यहाँ पर माँ भाग्यलक्ष्मी का मंदिर भी है। पर हाँ, जो टीआरएस मानसिकता है ना, तुष्टीकरण और रजाकार समूह मानसिकता, वो हो सकता है कि निज़ाम कल्चर में इस तरह से लीन है कि उनको माँ भाग्यलक्ष्मी की संस्कृति से आपत्ति होती हो, तो वो उनके लिए आपत्ति का मुद्दा हो सकता है। परंतु देखिए, हम नेम चेंजर नहीं, हम गेम चेंजर बन के आए हैं। पिछले 2 बाईपोल के चुनाव हुए, दुबक्कल और हुजूराबाद में हुजूर को बदला है। जेएचएमसी में भी दिख रहा है किस प्रकार से प्रतिसाद मिल रहा है। और ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि नाम बदलने तक की बात नहीं है, काम भी बदला है। यहाँ पर एक सरकार है जो फैमिली फर्स्ट, करप्शन फर्स्ट और तुष्टीकरण फर्स्ट की नीति पर चलती है। किस प्रकार से एक परिवार का ही महिमा मंडन होता है, परिवार को ही आगे किया जाता है, एटीएम को आगे किया जाता है और नीलू, निधलू और नियमाकलू, ये जो सिद्धांत है, इनको धोखा देने का काम इस सरकार ने किया है। चलिए, अभी शुरुआत में 60 सेकंड्स का रिमार्क समूह है, उनको भाग्यलक्ष्मी और भाग्यनगर से दिक्कत है। ठीक है, शुरुआत में सबको 60 सेकंड्स का 1 मिनट का समय दे रही हूं, उसके बाद फिर ओपन डिबेट की हम शुरुआत करेंगे। भानु प्रसाद जी से मैं जवाब लूंगी इन तमाम आरोपों का जो अभी शहजाद ने अपने स्टेटमेंट में दिए हैं, लेकिन शुभ्रांश राय जी, वो तो कह रहे हैं ना संयोग है ना प्रयोग है, ये तो उपयोग है। और इसमें दिक्कत क्या है, इसमें आपत्ति क्या है? देखिए मैडम, संयोग और प्रयोग है, ये कहे ना कहीं वो तो दिख गया। जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी पकड़ा गया उसका संबंध भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, और जो उदयपुर में हत्यारा पकड़ा गया उसका संबंध भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब तो भारतीय जनता पार्टी हत्यारों की पार्टी हो गई या आतंकवादियों का समर्थन करने वालों की पार्टी होगी, क्योंकि हर किसी का संबंध इनके साथ पाया जाता है। खैर, उस पर बात नहीं करते हैं। 2 बड़ी बड़ी मुद्दों पे 12 साल मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री हैं। अगर नाम बदलने से ही देश का भविष्य बदल सकता है, आर्थिक व्यवस्थाएं बदल सकती हैं, तो शुरुआत वो गुजरात से किए होते हैं। क्या नाम बदलना सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है?
क्योंकि आज जनता देश की पूछ रही है कि भैया $1 इस बराबर लगभग 80 रुपया हो गया। नरेंद्र मोदी जी की उम्र को भी पार कर गया। और अगर नाम बदलने से ही कुछ हो सकता था या रंग बदलने से या हो सकता था तो इन्होंने 2000 और 1000 के नोट भी बदले थे। लाल पीले नीले गुलाबी कई प्रकार के नोट ले आए। उन नोटों के बदलने से क्या देश में काला धन कम हो गया? नहीं हुआ, और बढ़ गया। आतंकवादी घटनाएं कम हो गई? नहीं हुई, और ज्यादा बढ़ गई। तो सवाल ये नहीं है, आप बदलिए इतिहास। जो भविष्य में भूत में छूटा हुआ है, वर्तमान के आगे भविष्य को अच्छा ले जाइए। 100 स्मार्ट सिटी आपके 60 सेकंड से पूरे हुए। किसी का नाम रामनगर, किसी का नाम हनुमान नगर, किसी का ब्रह्मानगर, किसी का नाम शिवनगर रखिए ना भाई। ठीक है शुभ्रांशु जी, आपका अभी 1 मिनट का समय पूरा हो गया। ओपनिंग रिमार्क्स पहले मैं सारे मेहमानों से यहाँ पर ले रही हूँ, और मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी पैनलिस्ट से, क्योंकि जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उसी मुद्दे पर अगर बात करें तो थोड़ा बेहतर होगा और फोकस तरीके से एक बातचीत हो पाएगी। उम्मीद कर रही हूँ शुभ्रांशु जी आप मेरी आवाज शायद सुन पा रहे हैं। जिस मुद्दे पर बात हो रही है कोशिश करेंगे कि उसी पर रहते हुए बात करें, उसी के इर्द गिर्द अपने तर्कों के साथ बात करें। आशुतोष जी, अब यहां पर मैं आपको जोड़ना चाहूंगी। शेक्सपियर ने तो कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन ऐसा लगता है राजनीति में नामों में बहुत कुछ रखा है, और नाम बदलने की इस रीत की शुरुआत सिर्फ बीजेपी ने की हो ऐसा भी नहीं है, इससे पहले भी होता रहा है। तो फिर आपत्ति किस बात की है? 60 सेकेंड्स। नहीं मीनाक्षी, देखिए आपत्ति किसी बात की नहीं है, और ये बात आपने सही कहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी अपने समय के हिसाब से अपने हिसाब से नाम बदले हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि नाम बदलने की राजनीति से राजनीति करने का कोई बहुत ज्यादा फायदा किसी को मिला नहीं है। कोई अपने एजेंडे जरूर चला सकता है कि किसका नाम क्या कर दे, लेकिन अगर आप देखें कि जिस नाम पे और जिस काम पे भारतीय जनता पार्टी आई है, आज वो बात नहीं करना चाह रही है। अच्छे दिन के वादे करने वाले लोग नाम बदलने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले निगेटिव जीडीपी की बात नहीं कर रहे और पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बात को मानते हैं कि अगर नाम बदलने की बात करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी बात लोग मान जाते हैं। मुझे लगता है कि नाम बदलने से आप ऐतिहासिक चीजें नहीं बदल सकते, ना इतिहास बदल सकते। अगर आप साउथ में जाके कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ठोस रणनीति लेके आइए। आपने बंगाल में भी बहुत कुछ इस तरह की काम किया, लेकिन नहीं आप तक कर पाए। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जब वहां गए तो एक नई ठोस रणनीति लेके आते कि भाई साउथ में हम आज तक नहीं आ पाए हैं, 2014 की मैसिव जीत के बाद भी हम साउथ में खाता नहीं खुल पाए, तो हम क्या करने जाएंगे? नाम बदल के क्या हम देश को बदल देंगे? ये मुझे लगता है कि ये बेमानी सा हो जाए। नाम बदलने से होगा क्या, ये बिंदु यहाँ पर आशुतोष वर्मा रख रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं कि क्या उससे उस इलाके की तकदीर और तस्वीर भी बदल जाएगी। बड़ा सवाल है, शहजाद से मैं इस पर जवाब लूंगी। लेकिन इस बीच किशोर तिवारी जी, नाम बदलने को लेकर आपत्तियां दर्ज कराना अपनी जगह, लेकिन आपको तो शायद सहमत होना चाहिए इससे। हाल ही में संभाजी नगर रखा है नाम बदलकर आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने भी। नहीं, औरंगजेब हो या मुगलों के क्रूर प्रशासक हो, उनके नाम से बने हुए शहरों के नाम परिवर्तन होना चाहिए, और इसकी शुरुआत उद्धव जी ठाकरे ने की है और मोदी जी ने उससे प्रेरणा ली। बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगता है कि जितने भी विवादित शहरों है उनका नामांतर एक ही साथ हो जाए, क्योंकि इसके साथ राजनीति ना जुड़े। लेकिन एक मैं बोलता हूं कि आशुतोष ने बोला या शुभ्रांशु ने बोला कि ये अभी देश के सामने जो इकोनॉमिक इशू है उसको भी फोकस करना चाहिए, लेकिन शिवसेना इस नामांतर का समर्थन करती है, और जैसा हमने डेयरिंग किया वैसा डेयरिंग आप भी कर लो। शहजाद पूनावाला नहीं जमने वाला साउथ में तुम्हारा, अब तो महाराष्ट्र में भी नहीं जमने वाला, तो ये सब समझ लो। लेकिन तुम्हारे भाग्यनगर की मांग से हम सहमत है, क्योंकि वी आर बैक टू वन। ये तो बढ़िया। तो किशोर तिवारी जी ठीक है, मैं इस पे शहजाद जी से रिएक्शन लूंगी। वो कह रहे हैं कि इसमें हम आपका पूरा समर्थन करते हैं, वैसे मुद्दों पे समर्थन करें ना करें, लेकिन ठीक है। भानु प्रसाद जी भी आ गए हैं। हर्षवर्धन, चलिए आप ही कुछ कहना चाह रहे हैं, कह दीजिए पहले। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सत्ता जाने आने से ही एक साथ होना था तो किशोर जी पहले ही हो गए होते। इतना तमाशा महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं होता। महाराष्ट्र की राजनीति ने मंत्रियों को जेल जाते नहीं देखा होता। महाराष्ट्र में ऐसे भ्रष्टाचार और वसूली का धंधा इस तरह से संगठित तरीके से नहीं होता। लेकिन अच्छा है, ठीक है, आप अपनी जो मूल विचारधारा है उस पर लौटे, ये अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी और आप तय करेंगे। लेकिन जो भाग्यनगर नाम बदलने तक ठीक है, जिसमें आप भाग्यनगर की बात कर रहे हैं, संयोगवश यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं और नहीं जानता कि कौन बदले हुए शहरों जो नाम है उन शहर में से। मैं तो उसी शहर का हूं, मैं तो प्रयागराज का हूं,
और हमारे यहां तो प्रयाग पहले से भी बोलते थे, मैं संगम किनारे का आदमी हूं, तो प्रयाग और प्रयागराज ये कहते ही थे। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ जब नाम बदलने की लेकर बात होती है और कहा जाता है कि इससे मिलेगा क्या, मैं आपको बताऊं कि 4 दशक में मेरे ध्यान में नहीं है कि उस शहर का ऐसा कायाकल्प हुआ हो। प्रयागराज, इलाहाबाद से सिर्फ प्रयागराज नाम नहीं हुआ है, उस पूरे शहर का कायाकल्प योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए कुंभ से पहले किया। महर्षि भारद्वाज की जब विशाल मूर्ति आपको दिखती है तो आपको लगता है कि सांस्कृतिक विरासत की बात कहने वाली भाजपा सिर्फ ऐसे जुमलेबाजी नहीं करती। जब भाग्यनगर की हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उस टेरिटरी में जा रही, उस जगह पर जा रही है जहां पर उसको पूरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपने उस हिंदू मतदाता समूह से कनेक्ट करना है, जुड़ना है, और उसके साथ वो देखती है कि ये एक मुद्दा है जो लोगों को पसंद आ रहा है। और कल कम से कम जो इससे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी उसमें जो उत्साह था वो दिखा रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की बात लोग वहां सुन रहे हैं। ठीक है, भानु प्रसाद जी आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन शहजाद जी ने अपने रिमार्क में ये बोला है कि भाग्यनगर भी अगर नाम हो जाए तो दिक्कत क्या है, वहां के लोग तो पहले से ही भाग्यनगर कहते हैं और इसमें आपत्ति क्या हो सकती है किसी को भी, अगर लोगों को ये मंजूर है तो। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं भानु प्रसाद जी? नाम बदलने से किसी का तकदीर नहीं बदलता। किसी शहर का नाम बदलने से अगर लोगों का तकदीर बदलता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। जो आम आदमी है उसका जो है क्या नाम है, क्या ये नाम है या वो नाम है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी का जो है उनका मुद्दा अलग है, उनका ज़रूरतें अलग है, उनका डिमांड्स अलग है और उनका सोच अलग है। और वैसा भी जो है आज तेलंगाना एक यंगेस्ट स्टेट है इस देश में, और यंगेस्ट स्टेट होने के नाते भी पूरा भारत में जो है एक उभरते हुए स्टेट है। एक डेवलपमेंट में जो है चाहे जितना भी स्टेट्स अभी बीजेपी के रूल में जितना भी स्टेट्स है उन सभी राज्यों से अगर तेलंगाना का कंपैरिजन करें तो तेलंगाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तेलंगाना जितना तेजी से आगे बढ़ रहे, लेकिन बीजेपी का भानु प्रसाद जी जब आप सर ये कहते हैं नहीं बढ़ रहा। ठीक है सर, जब आप ये कहते हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, नाम बदलने से उसकी तकदीर या किस्मत नहीं बदल जाएगी उस इलाके की, तो फिर आपके नेता दलील में ये क्यों कहते हैं कि अहमदाबाद का नाम बदलकर जो है वो अडानी नगर रख दो? फिर वो क्यों ऐसा कह रहे हैं भानु प्रसाद जी? नहीं, मेरा कहने का क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं कि उससे पहले जिस नाम का उन लोग प्रस्ताव लेके आ रहे हैं उससे पहले बहुत कुछ है इस देश में करने का। हमने प्रधानमंत्री जी श्री मनमोहन जी के सामने कुछ प्रश्न छोड़ा सो है, कुछ प्रश्न उनके सामने रखा सो है। क्या मनमोहन जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर होने के नाते क्या उन प्रश्न का जवाब देना, उन प्रश्न का उत्तर देना उनका दायित्व तो नहीं है? आप प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री होकर एक राष्ट्र में आया सो है, मोदी जी का बात कर रहा हूँ मैं, मोदी जी का बात कर रहा हूँ, बीजेपी का बात कर रहा हूँ, बीजेपी का जो सरकार है उनका बात कर रहा हूँ, बीजेपी का सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ। सरकार के सामने, बीजेपी के सरकार के सामने हमने कुछ प्रश्न उनके सामने रखा है। ठीक है, शहजाद पूनावाला वो बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि नाम बदलने से हो क्या जाएगा, विकास की बात करिए। और आप जब विकास के मॉडल की बात करते हैं तो फिर ध्रुवीकरण जिन मामलों से होगा उन मामलों को क्यों बीजेपी के नेता बीच में ले आते हैं? मीनाक्षी जी सिर्फ इतनी उम्मीद है क्योंकि 4 वर्सेस 1 का पैनल है तो मुझे आप थोड़ा सा समय दे देंगी और हस्तक्षेप नहीं होगा। देखिए पहले तो ये कोई सांप्रदायिक दाव नहीं है, भाग्यनगर वहां की संस्कृति और वहां के इतिहास का प्रतिबिंब है। सांप्रदायिक कैसे हो गया? क्या भाग्यलक्ष्मी मंदिर सांप्रदायिक है क्या? नहीं, किशोर तिवारी जी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। जाते जाते उन्होंने नाम बदले हैं पर बहुत देर से बदले हैं और उसको तो फिर से वो फैसलों को लेना पड़ेगा क्योंकि अवैध कैबिनेट की मीटिंग थी। मैं किशोर तिवारी जी को इसमें स्टेक होल्डर भी नहीं समझता, वो अपनी सरकार में स्टेक होल्डर नहीं थे, अब यहाँ पे कहाँ स्टेक होल्डर बनाते हो। मैं पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि जनता इस डिबेट को देख रही है। पिछले 8 वर्षों में केंद्र ने तेलंगाना को 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए बजट के द्वारा, 4,300 करोड़ रुपए। प्लीज मीनाक्षी जी, मैं आपसे पहले ही रिक्वेस्ट किया था, 4,300 करोड़
4,300 करोड़ पंचायती राज से, फाइनेंस कमीशन के माध्यम से एक्स्ट्रा डेवोल्यूशन, 6,500 करोड़ का जो है वहां पर एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री तैयार किया गया है। टोटल लेंथ ऑफ हाईवेज 2014 से पहले 2,500 किलोमीटर थे, आज वो 5,000 किलोमीटर है। 8,000 करोड़ का आउटर रीजनल रिंग रोड, 2,700 किलोमीटर का रूरल रोड, रेलवे का 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 164% ज्यादा प्रोजेक्ट लगे। फ्री फूड ग्रेन्स टू 1.92 करोड़ लोग जिनको मिला है कोविड के काल में, 25 लाख मेट्रिक टन चावल, 9,000 करोड़ का, 31 लाख घरों को टॉयलेट, और ये सारे काम किए गए हैं। और मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, तेलंगाना वालों, राष्ट्रीय समिति वालों से और कांग्रेस से, आप 5-5 काम गिना दीजिए आपने जो किए। आपने कालेश्वरम डैम, कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो था उसका कॉस्ट एस्केलेशन करके पैसा खाया। आपने वहां पर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स थे उसको जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। वहां पर मिशन भागीरथी हो या कोई और मिशन हो, एटीएम बन चुका है सरकार का। वहां पर नेशनल क्राइम रेट जो है महिलाओं के प्रति वो डबल है। ठीक है मानसून जी, आऊंगी आपके पास, एक बार वो कंप्लीट कर ले फिर आपको बोलने का मौका दूंगी। हैदराबाद में असुरक्षा, वहां पर जिस प्रकार से मीनाक्षी जी, हैदराबाद में जिस प्रकार से गैंगरेप हुआ और उसमें एमआईएम के विधायक के बेटे इन्वॉल्व थे, तो वहां पर न्याय नहीं दिया गया। हम तो नाम नहीं, हम काम भी बदल रहे हैं और भाग्य बदल रहे हैं। इसीलिए तो दुबक्कल में आपकी हार हुई, इसीलिए तो जीएचएमसी में 3 से 50 तक हम लोग गए। तो ये हकीकत है। और वहां पर जिस प्रकार से सरकारें चल रही है, लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि इनका परिवारवादियों का तो टाइम अप हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, जैसे उत्तराखंड में। और जहां पर नाम की बदलने की बात है, मुंबई का नाम रखा गया बॉम्बे से, कांग्रेस इसका विरोध करती है। मद्रास का नाम चेन्नई किया गया, कांग्रेस विरोध करती है। वो पुणे का नाम जिजाऊ नगर रखना चाहते हैं, विरोध करती है क्या कांग्रेस पार्टी? और समाजवादी पार्टी ने 8 जिलों का नाम बदला 2012 में। तो ये लोग किसको बता रहे हैं? हम तो नाम नहीं, काम बदल रहे, जैसे हर्षवर्धन जी ने बताया। आज प्रयागराज में जाकर देखे कितना विकास हुआ है, अयोध्या जी में देखे विकास कितना हुआ है, देखे कितना विकास हम तेलंगाना के लिए कर रहे हैं। ठीक है शुभ्रांश राय, अब देखिए ये एक बड़ा सवाल है कि नाम बदलने की जो ये शुरुआत हुई है, ये कोई अभी बीजेपी के राज में तो हुई नहीं है, इससे पहले भी होता रहा है। तो जिस अंदाज में अब आपत्ति जताई जाती है, जो तमाम आरोप लगाए जाते हैं, उनका आधार क्या है फिर? मीनाक्षी जी देखिए, उसका आधार हिंदू मुसलमान तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल साफ है। इन्होंने साहब ने 2-3 अच्छे शब्द यूज किए, मैं थोड़ा उस पर ध्यान लाना चाहता हूं। इस देश में आज के डेट में लगभग जितने जिले हैं ना सर, वो पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाए हैं। हर जिलों का नामकरण उसके हिसाब से हुआ। लेकिन आपको भी अगर ठीक है शुभ्रांश राय, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि इस देश में, शुभ्रांश राय, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस देश में 700 से ज्यादा नाम औरंगजेब के नाम पर होने चाहिए? क्या आपको ये लगता है? जी जी, मुगल शासकों के नाम पर 700 से ज्यादा नाम। ठीक है, मेरा सवाल तो सुनिए सर, 1 मिनट मैं ये आपसे पूछ रही हूँ। आपने कहा ठीक है, आपने कहा कि नाम में हम कोई ध्रुवीकरण या हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि देश में मुगल शासकों के नाम पर अगर 700 से ज्यादा नाम है, तो आप इस बात से सहमत हैं ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैडम पहली बात ये ना, मैंने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पढ़ा है। जिसने बनाया है उसका नामकरण हुआ होगा। मैं तो इस सरकार से सिर्फ एक आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, और मुझे लगता है आप भी सहमत होंगी, 8 साल से सत्ता में है, अरे 100 नए स्मार्ट सिटी बना रहे थे, उसका नाम चाहे मोदी नगर रख लीजिए, अमित शाह नगर रख लीजिए, नड्डा नगर रख लीजिए, जो मन रखिए ना भाई, देश को कुछ दीजिए। नया शहर नया बसाएंगे तो उससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी नजदीक आ जाएगी और लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में नया कुछ करने का अंदर से दम है ही नहीं। ये सिर्फ 2 चीजें कर सकते हैं। सरदार पटेल की विरासत थी गुजरात का स्टेडियम, उसका नाम इन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर लिया। नहीं, लेकिन वो तो फिर ये कहते हैं ना आपको कि सरदार पटेल को जो सम्मान आपने नहीं दिया हमने दिया, वो तो ये कहते हैं ना फिर कि जो सम्मान सरदार पटेल को कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया वो हमने दिया। देखिए बड़ी तस्वीर की बात करते हैं शुभ्रांश राय, बड़ी तस्वीर ये है कि देश में जो एक माहौल प्रतीकों के इर्द गिर्द होती हुई राजनीति का दिखाई दे रहा है, उन सब के बीच अब सरदार पटेल ज्यादा हमारे या ज्यादा उनके, गांधी ज्यादा हमारे या उनके, यही बहस है ना, यही बहस है ना। तो वैक्यूम किसने दिया? वो वैक्यूम किसने दिया जिसे बुनाया जा सकता है? मीनाक्षी जी, जी मीनाक्षी जी,
मीनाक्षी जी 60 सेकंड प्लीज बोलने दीजिए। देश में प्रतीकों के इर्द गिर्द कुछ नहीं हो रहा है। जिसके पास अपना कोई प्रतीक नहीं है वो दूसरे के प्रतीकों को अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं, आपने 100 स्मार्ट सिटी 2014 में बोला था, 100 नए स्मार्ट शहर बसाइए, नया नाम दीजिए, उसके साथ $1 बिलियन की इकोनॉमी फैलेगी, मिलियन में नंबर ऑफ रोजगार फैलेगा। सर आप करिए ना, किसने आपको मना किया है? शहजाद वो सीधे बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि जो भी वादे अर्थव्यवस्था को लेकर, रोजगार को लेकर, देश के विकास को लेकर थे, उन वादों से इतर राजनीति सिमट कर रह गई है प्रतीकों के इर्द गिर्द, शिखर पुरुषों के इर्द गिर्द, इमारतों के नाम बदलने के इर्द गिर्द, इलाकों के नाम बदलने के इर्द गिर्द। एक मिनट शहजाद आज है ना, देखिए ठीक है सर, आप शुभ्रांश जी, मैंने आपकी बात ले लिया, जवाब मीनाक्षी जी आपने मुझे बोला है, आपके सामने एक सवाल डालता ठीक है शुभ्रांश जी, आपका पॉइंट हो गया। मीनाक्षी जी क्या बात रख सकता हूँ ऑनलाइन स्टार्टअप वाली कंपनियों ठीक है शुभ्रांश राय प्लीज, मीनाक्षी जी मैंने आपका सवाल ले लिया सर, उसी पर जवाब ले रही हूँ। ठीक है मीनाक्षी जी, आपने अपना सवाल पूछ लिया कम सर। से कम पहले गुजरात मीनाक्षी जी, शुभ्रांश जी आपका सवाल नोट कर लिया, मीनाक्षी जी, आपका नोट कर लिया सवाल सर, उसी पे जवाब ले रही हूँ ना सर। सवाल पूछने का मकसद जवाब लेना है ना, या सिर्फ मीनाक्षी जी 4 वर्सेस 1 होने के बाद भी अगर ऐसे, ठीक है मीनाक्षी जी 4 वर्सेस 1 होने के बावजूद भी ऐसे, कम करनी पड़ेगी सर, अच्छा नहीं लगता। 4 वर्सेस 1 होने के बावजूद भी ऐसे, अवसर दूं प्लीज, आप वही बोले तो मीनाक्षी जी आपको कदम उठा लेना चाहिए था बहुत पहले। मीनाक्षी जी मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, और 4 वर्सेस 1 का पैनल है, आपको न्याय देना है। आपसे ही सवाल है, उनका बड़ा आरोप आपके ऊपर ये है कि विकास, अर्थव्यवस्था, रोजगार, ये सब मुद्दे रह गए साइड, प्रतीकों के इर्द गिर्द, शिखर पुरुषों के इर्द गिर्द अब पूरी बहस सिमट गई है, राजनीति सिमट गई है। ठीक है, मुझे केवल 20 सेकंड दीजिएगा, उसके बाद आप मुझे हस्तक्षेप कर सकती हैं। पहले तो जिन लोगों ने शौचालय से लेकर एयरपोर्ट तक 400 स्कीमों के नाम एक परिवार के पीछे रखे हो, और इतिहास में जो भगवान बिरसा मुंडा जैसे, सावरकर जैसे लोगों का योगदान कम करके केवल एक परिवार का महिमा मंडन किया हो, वो हमें सिखाए ना। मैंने आज आपके सामने 10 चीजें गिनवाई है जो हमने तेलंगाना के लिए 8 साल में की है। मुझे शुभ्रांश राय 4 चीजें गिनवा दे, केवल 4 जो कांग्रेस की सरकार ने की। देखिए मीनाक्षी जी एक स्पेसिफिक डिबेट होनी चाहिए। मीनाक्षी जी मीनाक्षी जी जो ये लोग मीनाक्षी जी जब मैं आपके पास आऊंगी सर, उस समय क्या बोलिएगा, तरीका है फिर मुझे डिबेट मजबूरन आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। डिबेट का क्या तरीका है? मैं अपने दर्शकों का समय बर्बाद नहीं कर सकती। ये शिवराज जी प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपके पास आऊंगी, आपको पूरा मौका दूंगी बोलने का। दीजिए, एक सेकंड, ठीक है, एक-एक करके प्लीज, एक-एक करके। मीनाक्षी शिवराज जी मुझे प्लीज 5 सेकंड दे दीजिए, कंप्लीट करिए। हाँ 5 सेकंड, मीनाक्षी जी 5 सेकंड, ठीक है कंप्लीट करिए। मैं केवल ये कह रहा हूं, मैंने 10 चीजें गिनवाई है जो हमारी सरकार ने तेलंगाना के लोगों के लिए किया, और जो इनकी टीआरएस की सरकार नहीं कर पाई, वो मैंने 5-10 चीजें गिनवाई है। ये 5 चीजें गिनवा दे जो ये यूपीए की 2004 से 14 की सरकार थी, इन्होंने क्या किया वहां के इलाके के लिए, एक बार गिनवा दे और मेरा मुंह बंद करवा दे, छोड़िए ना बाकी की बातें। ये गिनवा दे, शुभ्रांश राय गिनवा दे, किशोर तिवारी गिनवा दे, भानु प्रसाद गिनवा दे, चारों मिलके गिनवा दे, ठीक है फिर पता चल जाएगा। ठीक है किशोर तिवारी, शुभ्रांश जी शुरू कीजिए। मैं उनके पास जाऊंगी, एक साथ लूंगी, वो 2-3 बिंदुओं पे बोलना चाह रहे हैं। ठीक है किशोर तिवारी, सड़क रोड पे मीनाक्षी जी, किशोर तिवारी जी बोलिए। हाँ ये देखो भानु प्रसाद जी, मैं पांड्राकोड़ा का रहने वाला हूँ, आदिलाबाद से केवल 20 किलोमीटर हूँ। जो टीआरएस ने काम किया और घर घर में शुद्ध पानी पहुंचाया, मैं अभी बता रहा हूँ, चंद्रशेखर राव के जो अच्छे काम है उसको तो गिनना चाहिए। किसानों को उन्होंने जो कैश सब्सिडी का स्कीम लाया, और जो सर आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लौटती हूँ आपके पास। भानु प्रसाद जी आप बोलिए। जी एक नेबर होने के नाते उन्होंने जो है एक्सपीरियंसेस बता रहे थे। हमारे पास जितने डेवलपमेंट एक्टिविटीज हमने किया है, शायद इस देश में कभी पिछले 10 साल में कोई नहीं किया होगा। जिस रीजनल रिंग रोड के बारे में उन्होंने बता रहे हैं, ये एक भी पैसा आज तक उन्होंने खर्च नहीं किया कि केंद्र के सरकार ने आज तक तेलंगाना में जो है जिस रीजनल रिंग रोड के बारे में उन्होंने बोल रहे, एक भी पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया आज तक, खाली मंजूरी दिया सो है, एक भी पैसा खर्च नहीं किया। जिस नेशनल हाईवेज के बारे में बता रहे उन्होंने, उनमें से देखिए आधा भी शुरू नहीं हुआ, आधा भी शुरू नहीं हुआ।
जिस 20 जो 5 इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे, मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक भी इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 1 रुपया भी जो है केंद्र सरकार से तेलंगाना गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं आया। ठीक है, मैं ये भी चैलेंज करूंगा, मैं ये भी चैलेंज मीनाक्षी जी, मैंने कांग्रेस से पूछा, इनसे पूछा अपने काम गिनवाओ, तो ये लोग मेरे काम की नुक्स निकाल रहे हैं, अपना काम नहीं गिनवा पा रहे हैं। ठीक है, वो बता कांग्रेस रहे हैं अब कि गूगल आप कर रही है, वो कह रहे हैं कि जो भी पैकेजेस रिलीज किए गए वो अमाउंट उन तक नहीं पहुंचा। इस बात ये उनका यहाँ पर जो है दावा है, ये बात उन्होंने की है। मैं बीच में नहीं बोला, ठीक है, कंप्लीट करिए। नहीं बोला। मीनाक्षी जी सुनिए, हम जो है देश में कहीं भी नहीं है, हमारे पास एक छोटे से छोटा फार्मर भी अगर उनका देहांत हो गया किसी भी तरह, 5 लाख रुपए उनको मिल जाएगा विद इन नो टाइम, विद इन 10 दिन में 5 लाख रुपए मिल जाएगा। अगर गरीब लड़की का शादी है तो हम 1,16,000 रुपए घर पे पहुंचा रहे। अगर डिलीवरीज की देखिए, आप पूरा देश में देखिए, जितना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी होता है तेलंगाना में, उतना डिलीवरी कहीं नहीं होता, कहीं और नहीं होता। ठीक है, आज तेलंगाना में जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बता रहे थे, वहां के करप्शन के बारे में बता रहे थे। इन लोग 8 साल में इस देश में क्या कोई एक इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू करा अभी ठीक तक? है कंप्लीट सर, करा? आपके तमाम दावे अपनी जगह, जिनका फैसला तो जनता की अदालत में वोटों के स्वरूप में हो जाएगा। लेकिन हर्षवर्धन जी, चर्चा में आपको लाना चाहूंगी यहाँ पर। देखिए, जो पूरी बहस भाग्यनगर के इर्द गिर्द शुरू हुई है, खासतौर पर जब बीजेपी की तरफ से ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाग्यनगर शब्द का इस्तेमाल हो गया, तो सवाल यहाँ पर यह भी है कि हैदराबाद की जब बात हो रही है, निजाम तो चले गए, लेकिन आज भी सरदार पटेल ने जिस चीज की शुरुआत की, क्या वो अपने अंत तक पहुंची या उसके साथ इंसाफ हुआ? देखिए मीनाक्षी, एक बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहूं कि कई बार हम बहस जो करते हैं ना, उसमें जानकारी का बड़ा अभाव होता है, और वो अभाव हमारे ऐसे सिर पर चढ़ जाता है कि हमें मूल बात समझ में नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सांस्कृतिक विरासत, इस देश की संस्कृति की बात करती है, और सिर्फ करती नहीं है, जब सत्ता में आती है तो उसे करके दिखाती है। डेवलपमेंट उनका एजेंडा है, वो अलग से करते हैं। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, और मैं ये निजी तौर पर मानता हूं कि निश्चित तौर पर अहमदाबाद का नाम कर्णावती करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसे लगातार कहता रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी कहती रही, और वहां के लोग भी मांगते हैं। लेकिन एक मैं छोटी सी जानकारी देता हूं, दर्शकों के लिए ठीक रहेगा। मैंने जब कहा ना कि प्रयागराज में इतना काम हुआ, तो मैं कुंभ की कवरेज के दौरान वहां घूम रहा था, तो मैं इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम सेंटर में गया। वहां गया तो मुझे बताया गया कि ये जो ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर है, जो अभी कुंभ के लिए है, ये दरअसल प्रयागराज स्मार्ट सिटी योजना के तहत है, और उसके तहत प्रयागराज के हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे के साथ और उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। प्रयागराज में सीवर लाइन का काम, जो सीवेज लाइन कहते हैं ना, जो गंदा पानी नाली में गिरता था, अब वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। नैनी में है, फाफामऊ में है, क्योंकि मैं वहीं का हूं तो इसलिए बहुत विस्तार से बता सकता हूं, वो छोड़ देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? उस शहर की सड़कें 2 गुना चौड़ी हो गई, 7.5 मीटर से 15 मीटर हो गई। प्रयागराज स्मार्ट सिटी के तौर पर आज विकसित है। जिसको नहीं पता हो वो जाके वहां देख सकता है। मैं उस शहर में हूं, हर महीने जाता हूं, मेरा घर ही है, इसलिए मैं बता सकता हूं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, इस देश में बहुत अच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक परंपरा और शुरू की। कम से कम मैं नागरिक पत्रकार के तौर पर बड़ा प्रसन्न होता हूं कि उन्होंने कहा कि पीएम के नाम पर स्कीम्स होंगी। इतने लाखों घर जो किसी सरकार ने आज तक नहीं दिए, उन्होंने शहरी और ग्रामीण आवास योजना के तहत दिए। उसमें से किसी का नाम नरेंद्र मोदी का घर नहीं है। उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री शहरी या ग्रामीण गरीब आवास योजना। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भी लाया तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। मेरा यह मानना है कि ठीक है, जो बड़े नेता हैं उनके नाम पर रखना चाहिए, नाम रखने में कोई दिक्कत भी नहीं है, शहरों के नाम सांस्कृतिक विरासत से जुड़ेंगे। लेकिन यह परंपरा तो खत्म करनी चाहिए कि गुलामी की निशानी हम ढोते रहें और किसी एक नेता को इतना महिमा मंडित कर दे कि देश में और कोई है ही नहीं। यह नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बीच जनता के सवाल भी कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। नोएडा से दीपांशु ने सवाल भेजा है और प्रयागराज से नीतीश कुमार सवाल भेज रहे हैं। बीजेपी देश बदलने आई थी या नाम बदलने आई थी?
देश में 80% लोग हिंदू हैं, तो जगहों के नाम क्यों ना बदले जाएं? नोएडा से देखिए दीपांशु का जो सवाल है, शहजाद सीधे आपके पास ये सवाल लेके आ रही हूँ, बीजेपी नाम बदलने आई थी या देश बदलने आई थी? देखिए, मुझे लगता है कि अभी इसका जवाब हर्षवर्धन जी ने भी दिया है। केवल नाम बदलने की बात नहीं है, पर हाँ, जो नाम अगर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो उसका प्रतिबिंब देता हो, उसको अपनाने में क्यों ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति बीच में आनी चाहिए कि कुछ लोग जो है वो ऐसे नाम रखना चाहते हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए नहीं है, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और हम तो बता रहे हैं ना कि केवल इलाहाबाद का नाम बदला है कि वहां की जो पूरी दृश्य है उसको भी बदला है। आप जाकर देख लीजिए। तो फिर शहजाद एक सवाल मेरा इस पर आपसे है, ठीक है शहजाद, मेरा इस पर आपसे एक सवाल ये है, जब ऐसी ही बात है, आप कह रहे हैं कि संस्कृति बचाने की दिशा में भी हमारा ये कदम है और हम अपनी विरासत को संभालना चाहते हैं, तो फिर क्यों ना एक बार में ही ऐसे सारे नाम चिन्हित कर लिए जाएं और एक प्रक्रियाबद्ध तरीके से संसद से ही पास करवा लीजिए ना, उसको पूरे प्रक्रिया के तहत उस काम को एक बार में करवा लीजिए। क्यों इन पर बार बार इस तरह की पॉलिटिक्स होती है और फिर वो पॉलिटिक्स वो स्पेस देती है जहां पर लोग आपको विचारों में बटे हुए दिखाई देते हैं? मीनाक्षी जी, यही गलती है कि ये सारी चीजें संसद क्यों करेगी? क्यों संसद तय करेगी कि हर जगह का नाम क्या होना चाहिए? हर जगह के लोग उनकी आकांक्षाओं के हिसाब से उनका जो नहीं, केंद्र में लेकिन आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है और आप एक विजन के तहत ये बात कह रहे हैं ना कि हमारी सोच है कि जहां जो इतिहास में गलत हुआ उसको हम सही करना चाहते हैं, तो प्रक्रियाबद्ध तरीके से करिए, उसमें क्या दिक्कत है? फिर जरा मैं बात कर लूं, थोड़ा मुझे बोलने का मौका कम मिले। मीनाक्षी जी, औरंगजेब, ठीक है शहजाद, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, हम आपके पास लौटते हैं। मैं पूरी बात कर, ठीक है, आपके पास लौटते हैं। एक सेकंड, थोड़ी सी आवाज में दिक्कत हो रही है, आपके पास लौटते हैं। आशुतोष जी, आप अगला सवाल मैं आपके पास लेके आ रही हूँ क्योंकि हमारे साथ जो एक दर्शक प्रयागराज से थे, उन्होंने ये सवाल भेजा है और वो ये पूछ रहे हैं कि देश में अगर 80% हिंदू हैं तो क्या उनकी भावनाओं का ख्याल राजनीतिक दलों को रखना चाहिए इस तरह के मामलों में? इस पर आपकी क्या राय है? मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि राजनीतिक दल और सरकारें जब आती हैं तो लोक मानस के डेवलपमेंट के लिए आती हैं, नाम बदलने के लिए नहीं। ये एक सांस्कृतिक काम है और सांस्कृतिक काम किया जाए। अभी वरिष्ठ पत्रकार ने बताया, लेकिन संस्कृति और विरासत को बचाना क्या वो एजेंडे में नहीं होना चाहिए या फिर वो आपके विकास की डेफिनेशन में नहीं होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि वो एजेंडे में नहीं, वो एजेंडे में सिर्फ वही है। भारतीय जनता पार्टी के अगर एजेंडे में कुछ और अगर होता, तो अगर आप देखिए जो पिछले तेलंगाना के चुनाव हुए थे 2014 में, जब आंध्र प्रदेश था, जब चुनाव करती तो भारतीय जनता पार्टी 9 सीट जीत के आई। उसके बाद मोदी जी की सरकार आई 2014 में, 2018 में जब 17 का उत्तर प्रदेश का चुनाव देख के योगी आदित्यनाथ को भेजा गया तेलंगाना में, तो जो बची कुछ सीटें थी वो भी चली गई। यहाँ तक मुझे लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे आर.के. लक्ष्मण, वो भी अपनी सीट हार गए थे और एक सीट 119 में जीते थे। तब वहां पे हिंदू मैस्केट कार्ड खेल रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि सिर्फ पोलराइजेशन ही अगर आप राजनीति में करेंगे तो इस देश की जनता आपको नकारेगी। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार सरकार बना चुके हैं इस बात से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे देश में इस तरीके की बातें करें। अगर आपके पास हकीकत में कुछ नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए 2014 के सारे वादों से पीछे हट चुकी है। या तो यू टर्न ले रही है या तो पीछे हट रही है, और जहां फंसती है वहां बात घुमा के वो हिंदू मुस्लिम पे लेके आती है या नाम बदलने ऐसे धार्मिक सेंटिमेंट्स को लेके आती है। लेकिन ऐसे नाम तो आशुतोष जी, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी उत्तर प्रदेश में बदले क्या गए, पुराने नाम फिर बहाल किए गए। पुराने नाम किए गए मीनाक्षी जी, नाम बदले नहीं गए। हाँ, तो पुराने नाम बहाल किए गए, तो वर्तमान के हिसाब से तो वो भी फिर नाम परिवर्तन ही हुआ ना। और वापस बहाल करना अलग चीज होता है ना। ये तो पूरा बदल रहे हैं और बदलने में एक सिस्टम नहीं होता है। मुझे लगता है कि अगर आप उत्तर साउथ में जा रहे हैं, आप नया काम करने जा रहे हैं, तो आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है। भाग्यनगर के अलावा कोई ब्लूप्रिंट आपके पास आ नहीं रहा है। ठीक है शहजाद, देखिए सीधा आरोप उनका ये है, आंध्रा में, केरला में, तमिलनाडु में आपको कमल खिलाना है और इसीलिए भाग्यनगर वाला दाव जो है वो चला गया है। शहजाद,
देखिए, पहले तो आपका जो पहले का सवाल था उसका भी जवाब देना चाहता हूँ। ये सारे कार्य जो है संसद नहीं कर सकती कि एपीजे अब्दुल कलाम नाम रखना है औरंगजेब मार्का। ये वहाँ की चुनी हुई स्थानीय निकाय जो है उसके भी अधिकार क्षेत्र में होता है कि वहाँ की जनता की जो जन भावना हो और जो उनकी सांस्कृतिक भावनाएं हैं उसको मद्देनजर रखते हुए फैसले लिए जाए। तो ये पार्लियामेंट में कानून बनाकर के चलिए हर स्कीम का नाम इंदिरा गांधी के नाम पे होगा, राजीव गांधी के नाम पे होगा, ऐसा नहीं होता। प्रस्ताव केंद्र के पास ही आता है फिर? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्रस्ताव केंद्र के पास आए। वो कोई राज्य सरकार के लेवल पर भी होता है, कोई लोकल लेवल पर भी होता है, और जहां पर केंद्र की सरकार की हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है वहां पर वो होता है। तो ये ऐसा नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाग्यनगर, आज भी तेलुगु बोलने वाले लोग भाग्यनगर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंग्लिश में या उर्दू में बोलने वाले लोग हैदराबाद बोलते होंगे, जिसके साथ संपर्क में होंगे हमारे आशुतोष जी, परंतु जो तेलुगु बोलते हैं उनका कहना भाग्यनगर है, तो क्या वो सांप्रदायिक है क्या? नहीं, मुझे बताइए, जो धाराशिव नाम किया उस्मानाबाद का, क्या वो सांप्रदायिक है क्या? नहीं, जिन्होंने नाम जिजाऊ नगर रखने की बात की है पुणे का, तो जिजाऊ माता कौन है पता है आपको? संभाजी नगर राम रखने की बात की है तो आपको पता है संभाजी कौन है, छत्रपति संभाजी कौन है आपको पता है? ये सांप्रदायिकता का उनके ऊपर दाग लगाएंगे आप? ये पूरे भारतवर्ष के सांस्कृतिक चिन्ह और आदर्श है, आप उनको सांप्रदायिक कहेंगे? माँ भाग्यलक्ष्मी सांप्रदायिक हो गई आपके लिए आशुतोष जी? आप तो कहते कृष्ण जी आपके स्वप्न में आते हैं, आज भी जिन्ना वाला भूत उतरा नहीं है आपका। चुनाव हो गए, जिन्ना वाला भूत अभी भी कायम है। भानुप्रसाद जी आ रही हूँ आपके पास, एक सेकंड वो कंप्लीट कर लें। मूलभूत चीजों को डिरेल कर दो और लोगों को कहीं और भटका दो उनकी सुविधाओं से जोड़ के। भानुप्रसाद जी, समस्याओं की बात मत करो, भाग्यनगर की बात करो, मुगलसराय की बात करो। भानुप्रसाद जी बोलिए। हटा दो। पहले बात ये है कि हैदराबाद में या तेलंगाना में कोई भी हैदराबाद को भाग्यनगर नहीं बुलाते हैं, नहीं कहते, ऐसा कोई रिवाज ही नहीं है यहाँ पे। मगर फिर भी एक बात तो उनको मालूम होना चाहिए कि भाग्य लक्ष्मी टेम्पल जो है वो निजाम ने बनाया, वो निजाम ने बनाया भाग्य लक्ष्मी टेम्पल को, कोई और नहीं बनाया। वो भी नहीं मालूम, ना हिस्ट्री मालूम, ना ये मालूम, और भाग्य लक्ष्मी टेम्पल पहले है ऐसा कह रहे। क्या बोलूं मैं? भाग्य लक्ष्मी टेम्पल जो है किस वक्त बनाए थे? भाग्य लक्ष्मी टेम्पल निजाम के टाइम पे। एक सेकंड मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कलरा फैला हुआ था, भानुप्रसाद जी जो है भानुप्रसाद जी एक सवाल वहां पे भाग्य लक्ष्मी टेम्पल, भानुप्रसाद जी का इसी तर्क। ठीक है, बोलिए शहजाद। बोलिए, एक एक करके प्लीज कंप्लीट कर लें वो, उसके बाद। ठीक है शहजाद बोलिए। नहीं, भानुप्रसाद नहीं, क्योंकि भानुप्रसाद जी ने ये बात रखी है, फिर तो भाग्यनगर रखने में नाम को दिक्कत ही क्या है? यदि ये इतना इंक्लूसिव नाम है, ये बता रहे हैं क्योंकि भाग्यलक्ष्मी मंदिर इनके हिसाब से किसी ने बनाया था, ये कह रहे हैं सारी बातें, तो फिर भाग्यनगर को अपनाने में क्या दिक्कत है? समस्या ही क्या है? समस्या ही खत्म हो गई। सच्ची है ये आपको भी बुलाना चाहिए भाग्यनगर, तो आप भी बुलाइए उसको भाग्यनगर। ठीक है भानुप्रसाद जी, बस एक लाइन में एक क्लैरिटी के लिए एक सवाल पूछूंगी कि अगर नाम बदलकर भाग्यनगर होता भी है तो क्या इससे टीआरएस को आपत्ति होगी, इसमें परेशानी होगी? नहीं, टीआरएस को जो है नाम बदलने से जो है किसी लोगों का, तेलंगाना के लोगों का तकदीर बदलने के लिए हम लोग पिछले 60 साल से ये लड़ाई लड़ा। चलिए, तकदीर बदलने की चाबी भी जनता के वोट ही सौंपेंगे किसी ना किसी को। पर मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि अगर नाम बदलता है तो क्या टीआरएस को इससे आपत्ति होगी? आर यू ओके विद इट अगर नाम चेंज होता है तो, या कोई दिक्कत? जरूर होंगे, क्योंकि जरूर होंगे क्योंकि हैदराबाद इज ए इंटरनेशनल सिटी एंड इंटरनेशनली रिनाउंड सिटी। एंड अभी बेंगलुरु का नाम बदल के बेंगलुरु लगाए सो है, क्या कोई बुलाते हैं? लेकिन सर, मद्रास का नाम बदला चेन्नई हुआ, कलकत्ता का नाम बदला कोलकाता हुआ, ये भी तो महानगर ही थे। बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई हुआ, ये भी तो इंटरनेशनल सिटीज हैं सर। इनके इंटरनेशनल सिटी होने पर किसी को डाउट थोड़ा ना है। तो अगर भाग्यनगर नाम होता है, मैं एग्जैक्टली ये समझना चाह रही हूँ कि क्या आपको इससे आपत्ति है? क्लियर बताइए। हैदराबाद को एक इंटरनेशनली एक रेपुटेशन है। हैदराबाद का जो है हैदराबाद एक ऐसा सिटी है जहां पे, ठीक है, चलिए एक लाइन और बोलती हूँ। चलिए ये मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए आप कह रहे हैं हैदराबाद का एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। अब चलिए भाग्यनगर की भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन जाएगी।
अगर उसके लिए पूरा सिस्टम काम करेगा तो उसकी पहचान बन जाएगी। अब मुझे बताइए क्या अब भी कोई तकलीफ है? जब एक सिटी का जब सर, हैदराबाद को भी तो इंटरनेशनल पहचान इसी देश के रिसोर्सेज ने और इसी देश के लोगों ने और वहां के नागरिकों ने दिलाई ना, तो भाग्यनगर को भी दिला देंगे। कौन सी बड़ी बात है इसमें? आपत्ति क्या है? पिछले 8 साल में हमने जितना पूरा 60 इयर्स में जितना फ्लाईओवर्स बनाया उससे दुगना फ्लाईओवर हम लोग बनाए सो है, उतना उससे दुगना अंडरपासेस बनाए। ठीक है हर्षवर्धन जी, आपत्ति क्या हो सकती है? अंतर्राष्ट्रीय पहचान क्या इससे, इस दलील से आप सहमत हैं? वो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी शहर नाम कुछ भी हो उसका, और मैं ये मानता हूं कि नाम की राजनीति कई बार बेवजह भी होती है, लेकिन अगर वहां की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है, अगर भानु प्रसाद जी कह रहे हैं कि पूरे तेलंगाना और जो हैदराबाद के लोग, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ हर्षवर्धन जी, लेकिन राजनीति में कुछ भी बेवजह कहाँ होता है? इसका मतलब आपने कहा कई बार बेवजह भी है नाम बदलना, पर राजनीति में कुछ भी बेवजह कहाँ होता है? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर भानु प्रसाद जी की बात मान लें तब तो फिर भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट मिलेंगे नहीं अगर वो भाग्यनगर का मुद्दा लेके जा रही है। और यहाँ एक बात मैं कह दूं, देखिए हैदराबाद को आज कोई क्लेम करे, भाजपा कहे, कांग्रेस कहे, टीआरएस कहे, हैदराबाद को बनाने का श्रेय जिसकी पहचान है अंतर्राष्ट्रीय वो चंद्रबाबू नायडू को जाता है, जिन्होंने वहां आईटी सिटी बनाई, जिन्होंने दुनिया भर की सॉफ्टवेयर कंपनियों को लेकर आए। कोई कुछ भी कहे, हैदराबाद को बनाने का श्रेय जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है वो चंद्रबाबू नायडू ने दी थी, जो एक तरह से कहें कि एडवांस कर दिया था हैदराबाद को। दुनिया भर के लोग, देश भर के लोग वहां पहुंचे थे। टीआरएस ने तो हैदराबाद नहीं बनाया था। ठीक है, इस बीच एक दर्शक का सवाल भी आया है बीकानेर राजस्थान से। सोहन जाट ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या शहरों के नाम इस तरह से बदलने से भारत का सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ेगा? ये बड़ा सवाल एक चिंता के रूप में सामने आया है। शहजाद, आपके पास ही सवाल लेकर आ रही हूं। सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ेगा देश का इस तरह से नाम बदलने से? देखिए अभी कुछ देर पहले, हाँ मीनाक्षी जी, मैं इसी का, अभी मुझे मेरे भाई आशुतोष जी, मैं उनसे बहुत उनका आदर करता हूँ। अरे सुन लो ना भाई, आपका ना स्टेक ना कुछ, बीच में बोल किशोर जी आऊंगे आपके पास, वो कंप्लीट चला गया। रुक जाइए भाई, हाँ सुन लीजिए। देखिए अभी हमारे भाई आशुतोष ने एक बात कही, उन्होंने कहा हमने नाम नहीं बदला, समाजवादियों ने तो केवल नाम बहाल किया था, तो हम भी तो नाम केवल बहाल करने की बात कर रहे थे। ओरिजिनल नाम भाग्यनगर है, हम तो बहाल कर रहे हैं इस नाम को, तो इसमें क्या आपत्ति है? हम करें तो सांप्रदायिक, हम करें तो गुनेगार, समाजवादी करे तो चमत्कार, ऐसे कैसे होता है? और भाग्यनगर, इसमें कौन सा सांप्रदायिकता है बताइए जरा? सांप्रदायिकता तो तब होगी अगर मैं भानु प्रसाद का नाम हैदर कर दूं, तब तो सांप्रदायिकता होगी। पर अगर जिस चीज का नाम भाग्यनगर है, जिस जगह का नाम भाग्यनगर है, मैं उसको बहाल कर रहा हूं, तो उसमें क्या सांप्रदायिकता हो सकती है भला? बताइए। अभी समाजवादियों ने कहा बहाल करने में कोई आपत्ति नहीं, तो हम भी बहाल कर रहे हैं। आक्रांताओं ने नाम बदला, हम बहाल कर रहे हैं। ठीक है, शुभ्रांश जी बोलिए। नाम बदलना सांप्रदायिक कैसे है? 2-3 बातें हैं जो उसको मैं समराइज करना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, देखिए उससे इम्पोर्टेंट है। मैं हर्षवर्धन जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। हैदराबाद को बिल्कुल हैदराबाद बनाने का श्रेय चंद्रबाबू नायडू को जाता है। फर्स्ट स्मार्ट सिटी, हाईटेक सिटी उन्होंने बनाया था। इत्तेफाक की बात है कि उसी तेलुगु देशम पार्टी को राज्यसभा में पूरी की तरह हाईजैक कर लिया नरेंद्र मोदी जी ने। तो हाईजैक करने का प्रोसेस भाजपा का पुराना, इसमें कोई डाउट नहीं है। शहजाद पूनावाला ने पिछले सेशन में एक जिक्र किया था, कुछ हैदराबाद के बलात्कार और हत्या की बात कर रहे थे। अचानक मुझे उत्तर प्रदेश आया कि फिर कुलदीप सिंह सेंगर का क्या हुआ? वहां पे तो हिंदू हृदय सम्राट राज करते हैं। वहां तो जिस लड़की के परिवार को मार दिया गया, घड़ी वहीं अटकी हुई है। आज तक न्याय की गुहार लगा रही है। और तीसरी इंपॉर्टेंट, सर प्लीज सुन लीजिए, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको एक बार में जो करना है कर। 1 मिनट सर, 1 मिनट। आज आपको एक बार सुन लीजिए, मैंने आपको एक बार में आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन आज देश आपसे पूछ रहा है कि भैया 80 रुपए का डॉलर हो गया, बेरोजगारी जो है 70-75 सालों में सबसे ऊपर हो गई, महंगाई का पता नहीं, देश के संसाधन हर सुबह आप कुछ ना कुछ बेचने पे लगा देते हो। और बधाई हो, पहली ऐसी सरकार है जो कफन के ऊपर भी 18% का जीएसटी चार्ज कर रही है। गरीबों का यूज होने वाला दूध, दही, मट्ठा पे जीएसटी, और अमीर और आपके दोस्त जो हीरा यूज करते हैं उस पे 1-1.5% की जीएसटी। अरे भैया हाथ जोड़ के माफी है, जो करना है करो, लेकिन देश की इकोनॉमी का तो सुधारो, लोगों को रोजगार दो। रिस्पॉन्ड करिए, मेरे पास समय कम है, मैं कार्यक्रम का अंत करूंगी। ठीक है, फटाफट रिस्पॉन्ड करिए। आप सरकार चलाने, देश का विकास। मीनाक्षी जी, ठीक है मीनाक्षी जी, क्या अरे ये बोलना बंद करेंगे? फटाफट रिस्पॉन्ड कैसे करे भाई? ये बोलना ही बंद नहीं करते अपने समय पर।
सुनिए मीनाक्षी जी, आपको पता है तेलंगाना ने वैट का 1 भी रुपया कम नहीं किया पेट्रोल और डीजल पर? पूछिए जरा क्यों? केंद्र ने तो 2 बार एक्साइज काटा है, इन्होंने क्यों नहीं कम किया? अब महंगाई क्यों ज्यादा है? हैदराबाद नाम रखने से महंगाई कम हो जाएगी? तो गारंटी में दे दीजिए हमको कि हैदराबाद नाम रखे, महंगाई पेट्रोल की कम हो जाएगी। आप लोग चोरी नहीं, क्योंकि वैट आप कट क्यों नहीं कर रहे? और सुब्रांश जी, आपको 10 बार मैंने पूछा, 5 काम गिनवा दो कांग्रेस के किए हुए। आप राहुल गांधी की तरह ही हो, रैली में पहुंचते हो, पता नहीं कोई मुद्दा क्या है, क्या बोलना है, इसलिए आपको पूछना पड़ता है मुद्दा क्या है, वो बताइए। आज आप भी उसी भूमिका में हो। सेस के रूप में क्यों कलेक्ट कर रहे? ठीक है, के रूप में क्यों कलेक्ट कर रहे हैं आप? चलिए, मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस बातचीत में और चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, नाम बदलने को लेकर इससे पहले भी सियासत होती रही है, आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं, लेकिन फैसला जनता की अदालत में होना है और जनता जो वोट करेगी, जिस तरह से तय करेगी कौन उनका भाग्य विधाता होगा, ये काम के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर तय होगा।